हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 31 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, कल मैंने आप सभी से कुछ सजेशंस मांगे थे कि कैसे हम प्रीलिम बूस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये और भी रेलेवेंट रहे, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम क्रैक करने के अंदर आपको और भी बहुत हेल्प हो पाए। तो डेफिनेटली आप सभी ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, तो उस सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, आप में से ना ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा कि कंसर्न जो मेजरली था ना, वो सी सेट के रिगार्डिंग मेजर एक कंसर्न रहा। तो इसके रिगार्डिंग दो चीज़ें कर रहे हैं हम। ठीक है, एक तो डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको एक वन क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, जैसा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिया करेंगे, हार्डली 2 मिनट लगेंगे। तो इंश्योर होगा कि ज़्यादा प्रीलिम बूस्टर की टाइम लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। एट द सेम टाइम आपकी सी सेट का भी आप डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। प्लस एट द सेम टाइम हम वीकली भी एक सेशन ले लिया करेंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको डे बता दूंगा। ठीक है, कोई ना कोई दिन हम एक सेशन ले लिया करेंगे सी सेट के ऊपर भी, ताकि ओवरऑल भी हम थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। तो सी सेट के रिगार्डिंग तो ये हमारा थोड़ा फोकस रहेगा। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने जैसे बताया कि सर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हम हटा सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने ये अपनी टीम को कन्वे कर दिया है। तो आने वाले लेट्स से 3 से 4 दिनों के अंदर, लेट्स से अगले मंडे से, तो ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस की जगह जो यूपीएससी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ जो नए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग वाले स्टेटमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे विद इन द कमिंग 2 to 3 days। गेटिंग द पॉइंट। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग मुझे बात कर रहे थे कि सर मैपिंग ऐड करिए। देखो, हर चीज़ ना प्रीमियम बूस्टर के अंदर ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि उसकी भी एक टाइम लेंथ हमें मेंटेन करनी होती है। तो ये कोशिश रहेगी कि मैपिंग के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल वीकली मैपिंग हो गया, या तो इसको ले आएंगे। अगर लगेगा कि नहीं प्रीमियम बूस्टर के अंदर ही हो सकता है, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन बाकी फैक्टर्स को देखते हुए। ठीक है, एंड इसके अलावा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ना नए इनिशिएटिव्स हैं, ये तो चलो हो गया, हम कर लेंगे। मतलब इसमें प्रीलिम बूस्टर में इतना एडिशन नहीं होगा, थोड़े चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पे हो गया या ये हो गया। अदरवाइज बाकी आपको एडिशनल इसके अलावा इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, जो हमारा पीडब्ल्यू ओनली ऑफलाइन चैनल है, इसी के ऊपर आपको बाकी चीजें मिलती रहेंगी, ये जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे वीकली मैपिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप वीकली इकोनॉमिक्स आप डिस्कस किया करते थे, वो बीच में हमारी सीरीज थोड़ी रुक गई थी, उसको वापस से रिज्यूम करो। तो डेफिनेटली ये भी इस पर्टिकुलर संडे से मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। इनफैक्ट ना देखो, बहुत सारे टॉपर्स के साथ जैसे मेरी बात हुई, मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरी रैंक 98 के साथ बात हुई थी, मुस्कान खुराना जी। उसके अलावा लक्ष्मी प्रिया से मेरी बात हुई। उसके अलावा शुभाली परिहार हैं, एक आई थिंक 500 समथिंग रैंक है उनका, उनसे मेरी बात हुई। हिमा से बात हुई मेरी। ठीक है ना, एंड अनुप्रिया से बात हुई। तो ये कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई जिनका कहीं ना कहीं इस बार यूपीएससी में रैंक आया है। उन सभी ने मुझे बताया कि सर ये जो वीकली इकोनॉमिक्स थी ना, जो वीकली इकोनॉमी हम डिस्कस किया करते थे, इसने उनको बहुत हेल्प किया अपने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के अंदर। प्रीलिम्स में भी हेल्प किया, एज वेल एज मेंस में भी उनको ये इसके अंदर हेल्प करी, एंड साथ साथ इंटरव्यू के अंदर भी उनको ये चीज़ हेल्प हुई थी। तो डेफिनेटली डिमांड आप सभी की थी, तो आई एम मेड श्योर कि जो अब आने वाला संडे होगा, वहां से लेकर आपके अगले साल तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और आपको हर हफ्ते बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम उनको डिस्कस करते रहेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, तो इकोनॉमी भी हम अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो चीजें थी। एक दो कुछ और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कुछ चीज़ों को कई बार बहुत होलिस्टिकली डिस्कस करना होता है, तो 360 डिग्री एनालिसिस हो गया। ये भी आपको कुछ वीडियोस इसके रिगार्डिंग हमारे इसी चैनल पे ऊपर मैं लेके आता रहूंगा। बाकी और भी मैंने आपके सजेशंस नोट किए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे कैसे कैसे हम उनको लेके आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर मोटिवेशन कोट्स भी हम ऐड कर सकते हैं एक। ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप सभी का ही देखो, ये एक्चुअल में ना जो प्रीलिम बूस्टर है, वो ना मेरा है ना किसी का है, ये आप सबका है। ठीक है ना, तो जो भी कंस्ट्रक्टिव अगर आप कभी भी फीडबैक होता है ना, मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताया करो। मैं आपके कमेंट्स को डेफिनेटली, हर किसी के कमेंट्स को बिल्कुल लेके करके पढ़ता हूँ। और कोशिश देखो, ऐसा मत समझना कि कोई वो है हम लोग एक ही टीम का पार्ट है। गेटिंग द पॉइंट। तो हम लोग क्या है कि हम चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, और आप अच्छे एक ऑफिसर बनो। ठीक है ना, तो यही एजेंडा है, बस सिंपल सा एक इतना ही फोकस है, और कुछ हमारा फोकस नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए अगर कोई कंस्ट्रक्टिवली आप बात करोगे ना कि हाँ सर हमें लगता है ये चेंजेस किए जाने चाहिए, या फिर ये नई चीज होंगी, तो डेफिनेटली हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस क्रिटिसाइज करते रहो, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो डेफिनेटली आप इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो, और हम प्रीलिम बूस्टर को डेफिनेटली और भी ज़्यादा रेलिवेंट करेंगे, और भी इसके अलावा करते रहेंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। हमारा पहला टॉपिक होगा रिगार्डिंग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।
देखिए अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो अ, आप अभी देखोगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, इनको अभी रिसेंटली स्वॉन इन किया गया है एज द सीवीसी। तो पहली बार देखो कि इनको स्वॉन इन करवाया किसके द्वारा है? प्रेसिडेंट साहब जी के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये बात आपको पहली बार ध्यान में रखनी है कि सीवीसी जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं एंड साथ ही साथ जो विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? ये अपॉइंट किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये है क्या सीवीसी? देखो समझने की कोशिश करना। जब मैं बात करता हूँ ना सीवीसी की, इट इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये विजिलेंस विजिलेंस मतलब एक तरह से निगरानी रखना। सर किस चीज की निगरानी रखना? यहाँ पर निगरानी रखी जाती है आपके जैसे अलग अलग, मान लो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स आपके, अब वो कैसे काम कर रहे हैं, कहीं वहां पे करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे का मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा फोकस क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो हो रहे हैं ना, वहाँ एफिशिएंसी कैसे लेके आई जा पाए, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कैसे इफेक्टिवली काम कर पाए, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काम है। ठीक है, आप नोटिस करो ना कि अलग अलग जगह पे इतनी सारी करप्शन होती है, तो अगर मान लो उसको हम नहीं वर्क करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इश्यूज आएंगे। हमारी गवर्नमेंट का जो पैसा है वो फालतू में वेस्ट होता रहेगा, टैक्स पेयर्स की जेब से पैसा जाता रहेगा, कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ करप्शन हो गया, किसी ने कुछ गलत काम किया है, इन सभी कामों को रोकना, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को लेना, ये सारे काम किसके द्वारा देखे जाते हैं? बाय सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में सर एक्चुअल में हुआ क्या ना, आप नोटिस करो, एक ना हमारे पास संथानम कमेटी थी, ठीक है। तो ये 1963 1964 में हमें देखने को मिली। इसका काम क्या था सर संथानम कमेटी का? कमेटी का नाम यही था एक्चुअल में, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो करप्शन को कैसे प्रिवेंट करें, इन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे पास ना एक बॉडी होनी चाहिए सीवीसी की तरह, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने सीवीसी को बनाया। पर ध्यान रखना, उस टाइम पर जब हमने बनाया ना, तो ये एक एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह था। कहने का मीनिंग क्या, हमने कोई लॉ नहीं पास किया इसके लिए, हमने कोई यहाँ पे संविधान में इसका जिक्र नहीं किया, बस एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये बॉडी को बना दिया। तो उस टाइम पर जब ये फॉर्म हुई, ये क्या थी? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कोई कोई भी ये एक्ट के थ्रू नहीं बनी थी, ठीक है। फिर बाद में 1998 में एक ऑर्डिनेंस आता है एंड फाइनली 2003 में पार्लियामेंट के थ्रू भी इसको पास करवाया जाता है। उसके बाद ये इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पे मिल गया। ये बात ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग में इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, स्टार्टिंग में लॉ के थ्रू नहीं बनी थी। 2003 में हमने इसको पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास करवाया, मतलब 1998 का जो ऑर्डिनेंस था, उसके बाद इसको यहाँ पे क्या बन गया, ये एक स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पे इसका मिल गया। जो नितूर श्रीनिवास राव जी थे, ये पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे इंडिया के। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। काम क्या है? काम यही है कि करप्शन हो तो उसको हटाओ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हमें देखने को मिलती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको हटाने के रिगार्डिंग हो गया। एंड साथ ही साथ की मान लो कुछ करप्शन हो रहा है, तो कैसे कैसे हमारी कुछ गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि सीवीसी ना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कहने का मीनिंग क्या, यहाँ पर कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो इसको कंट्रोल नहीं करता। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान में रखनी है, ये ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। मतलब कहने का मतलब इसका काम ये नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, नहीं। सीबीसी क्या करती है, अगर मान लो उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है ना, तो जो हमारे पास सीबीआई है, ठीक है, सीबीआई आप सभी जानते होंगे, तो सीबीआई के थ्रू करवाती है। या फिर हमारे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ना सीवीओज होते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, इनके थ्रू कराती है। अगर आपको स्टेटमेंट आती है ना यूपीएससी के अंदर कि ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आपने बोला नहीं, ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ये अगर इन्वेस्टिगेशन करानी होती है तो सीबीआई या चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स के थ्रू यहाँ पे करवाई जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तो हो गए हमारे सीवीसी, यानी कि जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो गए, उनके साथ ही साथ अप टू 2 और हो सकते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स। एक सीवीसी हो गए और अप टू 2 हो सकते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हो सकते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा, एक कमेटी के रिकमेंडेशन के अंदर। होता क्या है ना कि 3 मेंबर्स की कमेटी होती है, जैसे एक हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, होम मिनिस्टर जी हो गए, और साथ ही साथ और कौन हो गए, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, जो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, आपके जो लोकसभा के अंदर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये तीनों मेंबर्स की कमेटी बनती है, फिर ये नाम रिकमेंड करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब फिर अकॉर्डिंगली उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये तरीका रहता है इसके इनके अपॉइंटमेंट का। मेंबर्स मैंने आपको बता ही दिए, 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर्स नहीं हो सकते, और एक होते हैं यहाँ पे सीबीसी होते हैं। 4 साल का इनका टेन्योर होता है और मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स, और ये री अपॉइंट नहीं हो सकते। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, दे कांट बी
रीअपॉइंटेड। काम आपने ऐसे समझ ही चुके हो, ठीक है ना। तो ये सारे वही एक्चुअल में पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट हो गया, कैसे कैसे हो गया ये, मतलब एक्चुअल में काम ना इनका जो फंक्शन है उसी तरह से वर्क करते हैं। इनमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ रटनी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, किसी को भी ये बुला सकते हैं अपने पास, मतलब बुलाने, ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट करवाने, कुछ इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके रेफरेंस के थ्रू मतलब करी जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेफरेंस करती है। तो ये सारे इनके फंक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आप सीबीसी को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। अभी अभी इसको देखो हमारे सामने आया है, तो इसको हमें डिस्कस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बन जाता है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। पहली बात तो ये एनुअल है, यानी कि ये हर साल आता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर होता क्या है सर, देखो यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स हम देखते हैं। इंडिकेटर्स मतलब जैसे मान लो कोई एक स्टेट है, इस स्टेट ने वहां पे हेल्थ के रिगार्डिंग जो क्या काम किया, क्या वहां पे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई, क्या वहां पर जो अलग अलग मेजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अनीमिया के रिगार्डिंग हो गया, अंडरवेट के रिगार्डिंग हो गया, इस तरह मतलब जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग हो गया, ये सारे अलग अलग इस तरह से इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ 24 के करीब हेल्थ इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट ने कैसा किया, यूनियन टेरिटरीज ने कैसा काम किया। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। तो हुआ क्या था ना, 2017 में इस तरह का हमें इंडेक्स देखने को मिला जो नीति आयोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो एक कैटेगरी क्या है, बड़ी बड़ी स्टेट्स वाली कैटेगरी। तो ऐसी 19 जो लार्जेस्ट स्टेट्स है ना, उसमें ऐसा देखा गया कि जो 3 हमारी सदर्न स्टेट्स हैं, कौन सी सर, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन सभी का क्या आया, ये टॉप परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। और ध्यान रखना, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोविड ईयर 2020-21 की। अब मतलब इसका डेटा जो आया ना वो अब जाके रिलीज हुआ है, तो थोड़ा लेट लेट डेटा है। पर ध्यान रखना, हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, हम कोविड वाले ईयर 2020-21 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये तो चलो समझ आ गया कि टॉप 3 परफॉर्मेंस सर ये थे, केरला, कर्नाटका, सॉरी केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। उसी तरह से सर नीचे वाली साइड में कौन थे, देखो सबसे खराब परफॉर्मेंस रही बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, जो कि इस लिस्ट में बॉटम में थे यहाँ पर। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, एक होती है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। देखो समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इंक्रीमेंटल का मीनिंग क्या हुआ। मान लो जैसे ना आपके आज 50 स्कोर आए किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है, अगले टेस्ट के अंदर आपके स्कोर आया 80, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप नोटिस करो, या फिर आप एक और पर्सन को एज्यूम करो, ये दूसरा पर्सन है, इस पर्सन के हो सकता है स्कोर आए हों 75, और अब दूसरे टेस्ट में इसका स्कोर आए 82। अब यहाँ पे नोटिस करो, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी, ये दूसरे बंदे की ना इस वाले टेस्ट के अंदर। पर नोटिस करो, ये तो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसकी, पर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस वो इस बंदे की अच्छी है। वो क्यों, क्योंकि पिछले टेस्ट में इसके मार्क्स काफी कम थे, इस मार्क्स में इसने बहुत इंप्रूव कर दिया। इसने भी इंप्रूव किया है पर बहुत ही कम इंप्रूवमेंट है। तो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के अंदर इसने अच्छा किया है, वेयर एज ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अच्छा किया है। तो इसका मीनिंग होता है, आई होप समझ गए होंगे। तो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही है, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा। तो इन्होंने अपने आप को काफी इंप्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करी है। ये लार्जेस्ट स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। जब बात करते हैं हम छोटी छोटी स्टेट्स की, वहां पर आप देख सकते हो त्रिपुरा का सबसे अच्छा था, ठीक है ना, फॉलोड बाय सिक्किम एंड गोवा। और जो हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सबसे नीचे रहे। यूटीज के अंदर लक्षद्वीप वाज अ टॉप परफॉर्मर और दिल्ली का रैंक सबसे खराब रहा। तो ये कुछ बातें थी विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा हमें देखने को मिली है। अब नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स की जो मैं बात कर रहा था ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करो तो 24 हेल्थ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हेल्थ आउटकम हो गया, गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन हो गया, की इनपुट प्रोसेसेस, ये सारे देखने को मिलते हैं। नीति आयोग ने 2017 में इसको लॉन्च किया था ताकि हम आपस में ना एक तरह का हेल्दी कंपटीशन बना पाए। आप जानते होंगे ना जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है। इसको भी कोई लॉ या किसी संविधान के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पर इसका काम क्या है, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म की तरह काम करना। तो दरअसल में होता क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मीनिंग यही है कि एक तरह से जैसे मान लो आपकी स्टेट्स हैं। अब हमने देखा ना कि कैसे केरला का रैंक 1 आया। अब बाकी स्टेट्स क्या सोचेंगी कि नहीं यार, रैंक 1 तो मुझे चाहिए। तो वो क्या करेंगी, वो अपने यहाँ पर ना हेल्थ पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगी ताकि अगले साल हम भी टॉप पर आ पाए। तो इस तरह से क्या होता है कि हेल्दी कंपटीशन के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि स्टेट्स आपस से एक दूसरे से सीखती हैं एंड अपने आप को इम्प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करती हैं। तो यही हमें यहाँ पे क्रॉस लर्निंग देखने को मिलती है कि कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस एक स्टेट में हो रही हैं, वो दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट होंगी, हेल्दी कंपटीशन बनेगा। तो ये सारी बातें देखने को मिल जाती हैं। तो यही था, दो पैरामीटर्स हो गए, इंक्रीमेंटल कि ईयर ऑन ईयर आपने कैसे अपने आप को इंप्रूव किया है, और ओवरऑल आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर देखने को मिल जाता है।
तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपके वहाँ पे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, सेक्स रेशो कितनी है, कितने लोगों को वैक्सीन वगैरह लगती है, इम्यूनाइजेशन कितनी है, वहाँ पर कितनी ऐसे जो डिलीवरीज हैं वो इंस्टीट्यूशनल माध्यम से होती है, कि ऐसे तो नहीं कि बच्चे घर में ही कर दिए जाते हैं या फिर वो हॉस्पिटल्स के थ्रू प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर किए जाते हैं। ये सारी बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। एक आखिरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है, कि ये जो इंडेक्स है ना वो नीति आयोग लेके आता है किसके कोलैबोरेशन के अंदर, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया एंड साथ साथ आपका जो वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज पवासन वायरस डिजीज। इसको समझते हैं। पहली बात तो आप ये समझो कि सर पवासन यहाँ पे क्या मीनिंग है। देखो दरअसल में ना आप जाओगे कनाडा के अंदर, ठीक है, कनाडा में आपको ओंटारियो देखने को मिलेगा, वहां पर एक जगह है पवासन के नाम से, तो उस पर्टिकुलर नाम से ही इसका नाम पड़ा है ये जो डिजीज का, पवासन वायरस डिजीज। ठीक है, पहली बार ये पवासन में आइडेंटिफाई हुई थी तो हमने उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया है। अब आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ ना टिक्स होते हैं, जैसे ये देखो ये एक तरह का टिक है, ठीक है ना, तो इनसे काफी सारी डिजीजेस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, जो इनका जो मान लो ये बाइट करेंगे तो उनकी जो डिजीज होती है उनको बोलते हैं क्या, टिक बॉर्न डिजीज। तो ये जो हम बात करें ना यहाँ पे पवासन वायरस की डिजीज की, ये भी दरअसल में क्या है, एक टिक बॉर्न डिजीज ही है, जो भी अलग अलग तरह के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इस तरह के टिक्स। अब होता क्या है, ये एक तरह का क्या है, फ्लैबी वायरस है। फ्लैबी वायरस का मतलब क्या, दरअसल में आप आरएनए पढ़ते हो ना, तो आरएनए वायरस का एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, जहां पर कुछ वो डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं आर्थ्रोपोड वेक्टर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेंगू के बारे में सुनते होंगे, ठीक है ना, आपने हेपेटाइटिस सी के बारे में सुना होगा, आपने ब्रेन की स्वेलिंग के बारे में सुना होगा, एंसेफ्लाइटिस वगैरह के बारे में। तो ये सारे क्या होते हैं, फ्लेवी वायरस होते हैं, जहां पर क्या होता है आरएनए वायरस से कुछ ना कुछ डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो पवासन जो वायरस डिजीज है वो भी दरअसल में एक फ्लेवी वायरस ही है, जो एक टिक के इस तरह से आप देख सकते हो, वायरस से इन्फेक्टेड होता है टिक, तो उसके बाइट से ये चीज पवासन वायरस डिजीज हो सकती है। अब यहाँ पर एक पर्सन की डेथ हो गई है तो इस वजह से न्यूज में आ गया है, पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना कि इन्फेक्टेड डियर टिक्स हो गया, ये स्क्विरल टिक्स हो गया, ये सारे यहाँ पे बाइट्स के थ्रू कॉज हो सकता है। तो पहले स्टार्टिंग में पर्सन को हो सकता है फीवर हो, हेडेक हो, वॉमिटिंग वगैरह हो, वीकनेस वाली जैसी सिचुएशन होती हैं, बट बाद में हो सकता है कि पर्सन को और भी इश्यूज आए एंड एट द एंड कई बार लोगों की डेथ भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इंसेफ्लाइटिस जैसे मैं आपको बता रहा था, कहीं ना कहीं आपको जो ब्रेन है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है ना, स्वेलिंग हो गया, कुछ इरिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। कि बार बोलने के अंदर दिक्कत आती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो दिमाग ढंग से काम नहीं कर पाता, आपके स्पाइनल कॉर्ड के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं विद रिगार्ड्स टू पवासन वायरस डिजीज। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अभी तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेडिकेशंस नहीं है जो इसको प्रिवेंट कर सकती हैं या फिर इस पर्टिकुलर पवासन वायरस डिजीज को यहाँ पे ट्रीट कर सकती हैं। क्लियर। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पिग्मी हॉक्स। अब देखो पिग्मी हॉक्स काफी बार न्यूज में आते ही रहते हैं, तो थोड़ा इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये समझो कि ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है, यूपीएससी ऑलरेडी इनका रिगार्डिंग पूछ चुका है। आपको ये देखने को मिलते हैं कहाँ पे, असम के अंदर देखने को मिलते हैं। जो आपका मानस है ना, ठीक है, मानस के बारे में आप सभी जानते हो कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर हो गया, और उसके पास में जस्ट बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है असम के अंदर ही, तो वहां पर ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे ये पिग्मी हॉग्स, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पिग्मी हॉग्स हो जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये वर्ल्ड के सबसे छोटे और रेयरेस्ट वाइल्ड पिग हैं। ये ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, तो ब्रिसल्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फीमेल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, और इंडिया के एंडेमिक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे मानस की बात कर लो आप, चाहे आप बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ पे बात कर लीजिए। तो ग्रासलैंड्स के अंदर रहना इनको पसंद है, ठीक है, श्रब्स हो गया, ट्रीज हो गया, और ये डायर्नल होते हैं। डायर्नल मतलब कि आपको दिन के टाइम ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक होता है डायर्नल, एक होता है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मतलब रात के टाइम एक्टिव होना, डायर्नल मतलब दिन के टाइम एक्टिव होना। तो ये दिन के टाइम ज़्यादा एक्टिव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। डाइट इनकी रहती है ओमनीवोरस। देखो इस तरह का या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं स्क्विरल्स वगैरह के रिगार्डिंग, इस बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी डाइट क्या है, ओमनीवोरस होती है। दोनों ही आप प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हैं, उनको यहाँ पे उनके ऊपर ग्रेस करते हैं, उनको फीड करते हैं। अब इनकी जो पॉपुलेशन है ना उनमें एक कमी देखने को मिली है, वो क्यों आ चुकी है, देखो एक्चुअल में इनकी जो हैबिटेट है उनका हमें एक लॉस देखने को मिल रहा है। कुछ वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट आ गया, कुछ फ्लड कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स आ गया, वहाँ पे फॉरेस्ट्री हो रही है कमर्शियल लेवल के ऊपर, ओवर ग्रेजिंग हो चुकी है। तो इस वजह से इनके जो जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट थे वो कहीं ना कहीं उसका एरिया वो पूरा लॉस हो रहा है, एंड इस वजह से इनकी पॉपुलेशन के अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है।
देखो यहाँ पे आपको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिल जाएँगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उस तरह से साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर देखने को मिल जाएँगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आईयूसीएन का इनका स्टेटस ना एंडेंजर्ड है। देखो दरअसल में ना गूगल के ऊपर भी ना काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि इनका आईयूसीएन स्टेटस एक्चुअल में है क्या? आप गूगल करो, अलग-अलग आपको वेबसाइट देखने को मिलेंगी, तो किसी जगह क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी इनका लिखा हुआ है। मैंने एक्चुअली आईयूसीएन की इस वेबसाइट पे जाके मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे जो वहाँ पे समझ आया कि इनका आईयूसीएन स्टेटस एक्चुअल में एंडेंजर्ड है। थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं इसके अंदर, पर अभी जो मुझे था वो मुझे एंडेंजर्ड ही दिखा। ये मैं आईयूसीएन की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है? अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होगी तो एक बार आईयूसीएन की वेबसाइट देख लेना, दैट इज़ वेयर आई हैव पिक्ड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। क्लियर? तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता था। बाकी इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? ये तो आपको होमवर्क है, जो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इनका क्या आंसर होगा, फिर कल इनको अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन दिए थे आपको, उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था नेशनल एम्बलम कास्ट। क्या ये नई पार्लियामेंट की नई रूफ जो है, जो नए पार्लियामेंट की रूफ है, उसके ऊपर 6.5 मीटर लंबा फुली हैंड क्राफ्टेड ब्रोंज स्टैच्यू है? बिल्कुल, तो ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट है। दूसरा बात हो रहा है हॉर्नबिल्स की। क्या इनको गार्डनर्स और फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है? तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने समझाया भी था कि एक्चुअल में ये क्या करते हैं कि एक तरह से जो इनके सीड्स वगैरह होते हैं उनको डिस्पर्स करने का काम करते हैं, तो इस वजह से इनको गार्डनर्स या फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तीसरी बात करें, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, क्या इसको सुरेंद्र नाथ सेन जी के नाम पर लिखा गया था? द आंसर इज फॉल्स। ठीक है? कल हमने देखा ना, विनायक दामोदर सावरकर जी, उन्होंने इस पर्टिकुलर बुक को यहाँ पे लिखा था। चौथी बात हो रही है रगनिया देवी टेम्पल जी की। तो यहाँ पर क्या ये जे.एंड.के में सिचुएटेड है? बिल्कुल। और यहाँ पे इसको रेनोवेट किया गया था महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। हमने देखा भी था कहाँ यहाँ पे ना कि कैसे पानी का यहाँ पे रंग बदलता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइज नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।